आज हम बनाने वाले हैं लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी। और इसका इसलिए इस्तेमाल करेंगे ये छोटे सेल। ये 6 एम्पियर के लिथियम फेरोफॉस्फेट के सेल है और इनका इस्तेमाल कर हम लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी बनाएंगे। कुछ ये ऐसे है। वैसे मैंने बैटरी पहले बना ली है, जो कि आपको दिखा देता हूँ। ये है वो बैटरी। ये होममेड है, DIY। और अगर इसका स्पार्क देखें तो काफ़ी अच्छा स्पार्क आ रहा है। वैसे अभी इसे डिस्चार्ज कर दिया है और ये इसमें चार्जिंग सॉकेट लगाया है। इससे अपन चार्ज करेंगे। और अगर बात की जाए इस बैटरी की, इसका यूज़ क्या है। पहली बात तो इसे कैंपिंग के लिए, मैं इसका इस्तेमाल कैंपिंग के भी लिए किया हूँ, डीजल इंजन को स्टार्ट करने के भी लिए किया हूँ। ये 12 एम्पियर की है। लेकिन अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो 80 एम्पियर तक का मैंने डिस्चार्ज किया। इसमें किसी तरह का BMS नहीं लगाया, फिर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। ज़रूरी नहीं कि आप पहले सेल को बैलेंस करके अच्छी तरह लगाना है, उसके बाद BMS की कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये थोड़े से स्टेबल सेल होते हैं। लिथियम आयन के मुकाबले ये थोड़ा सुरक्षित है। अब लेड एसिड बैटरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो ट्रक वगैरह में इस्तेमाल की जाती है ना, जो एकदम से बहुत अच्छा डिस्चार्ज देते, जैसे कि क्रैंकिंग पावर, तो क्यों लेड एसिड को ये रिप्लेस नहीं कर सकती, लिथियम भी रिप्लेस नहीं कर सकती। पहली बात तो प्राइस, इकोनॉमी स्केल पर लेड एसिड बैटरी बहुत अच्छी पकड़ बना बैठी है। इसका रिसाइकल नेटवर्क है पूरा, और सप्लाई चेन नेटवर्क है, और सबसे खास बात की प्रॉफिट मार्जिन उसमें बहुत ज़्यादा है हर एक स्टेप में। इसका रिसाइकल उतना बेहतर नहीं है, ये पूरी तरह वेस्ट हो जाती है। लेकिन लेड एसिड बैटरी में रिसाइकल नेटवर्क बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, लेड एसिड बैटरी जो रहती है, जो ट्रकों में इस्तेमाल की जाती है क्रैंकिंग पावर के लिए, अगर बात की जाए उसमें काफ़ी पतली प्लेट होती है और वो क्रैंकिंग पावर मतलब 2000 एम्पियर का जर्क दे सकती है, जहाँ पर इन्हें तो इतना बड़ा जर्क ये नहीं दे सकती। अगर इनसे इतना बड़ा जर्क लेंगे तो पहली बात तो बैटरी का BMS उतना बड़ा लगाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो इसलिए इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता। असल में BMS भी एक लिमिट है, और दूसरी बात बैटरी की खुद की कैपेसिटी इतना बड़ा जर्क देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बड़ी बैटरी लगेगी। और वहीं एक छोटी सी 12 वोल्ट की बैटरी लगभग 2000 एम्पियर का जर्क दे देती है लेड एसिड के मामले में। इसलिए लेड एसिड को जो डीजल इंजन वाली सेक्टर है उसमें अभी छेड़छाड़ किया ही नहीं है कि उनकी जगह निकाल कर लिथियम लगाया जाए, क्योंकि काफ़ी कम कॉस्ट में, जहाँ ये 50,000 की लगेगी बैटरी क्रैंकिंग पावर के लिए, वहीं डीजल इंजन को क्रैंकिंग पावर करने के लिए 5,000 की लेड एसिड बैटरी एक ट्रक में सफिशिएंट है, वो उसे क्रैंक कर देती है। तो वही खास बात है इसकी, इकोनॉमी ऑफ स्केल पर ये ठीक नहीं बैठती। वैसे काफ़ी स्टेबल है, कैंपिंग वगैरह के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। इसे आप सेल परचेज करके बना सकते हो। BMS की ज़रूरत इतनी बेहतर होती नहीं है। मतलब अगर आप एक छोटी बैटरी बना रहे हो जो कि पावर बैंक की तरह इस्तेमाल करना है या बेसिक रूल के लिए, तो आपको BMS की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे इक्विपमेंट में लगा रहे हो जिसमें आपको कट ऑफ चाहिए, ऑटोमेटिक सेफ्टी कट ऑफ, इसलिए BMS आप लगा सकते हो। BMS में एक लिमिट हो जाती है कि आप डिस्चार्ज और चार्ज एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। और अच्छी क्वालिटी के BMS डॉली जैसे डॉली के आते हैं, और भी रेप्यूटेड कंपनी है, तो एक्सपेंसिव आते हैं। छोटी बैटरी बना रहे हो तो बैटरी की कॉस्ट से महंगा BMS हो जाता है, इसलिए BMS ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगता। और अगर लेड एसिड में बात की जाए, लेड एसिड में अपन जैसे प्लेट्स होती है उसकी, ट्यूबुलर प्लेट्स, उसमें कोटिंग की जाती है ख़ास तरह के बारूद की, और उस बारूद के ऊपर भी लैमिनेशन होता है सिल्क की, एक ख़ास तरह के रेशमी कपड़े का, जिसके कारण वो बारूद आसानी से झड़े ना। मेरे पास अभी लेड एसिड बैटरी अभी है, ट्यूबुलर बैटरी अभी है, तो लगभग लगभग उनकी 7 से 8 साल की लाइफ हो चुकी है,
और वो वर्क कर रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें, लेड एसिड में भी। नॉर्मली सबमरीन में जो लेड एसिड बैटरीज यूज़ की जाती है उनकी एवरेज लाइफ 25 साल रहती है, और जो टावर्स होते हैं उनके अंदर भी 25 ईयर की एवरेज लाइफ रहती है। तो लेड एसिड बैटरी भी इन्हें अच्छी तरह बीट करती है। अब लिथियम कहाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है? वो परफॉर्मेंस देता है एनर्जी डेंसिटी में। जैसे सिलिकॉन कार्बन अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आने वाले समय में ईयरबड्स में भी वो आने लग जाएगी, कुछ में आने चालू हो चुकी है, जो कि अभी इंडिया में नहीं आया है, चाइना में आ रहा है। अभी स्मार्टफोन में इंडिया में आ गई है सिलिकॉन कार्बन। तो अगर बात की जाए एनर्जी डेंसिटी की, तो ये फेरोफॉस्फेट से तो 5 गुना ज़्यादा है एनर्जी डेंसिटी में, और लिथियम आयन से 3 गुना साइज़ में भी। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि ये किस तरीके से बनाया है। इसे मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि इसमें 12 वोल्ट 6 एम्पियर का एक सेटअप और 12 वोल्ट 6 एम्पियर का दूसरा सेटअप है। तो दोनों को मैंने सीरीज़ कर दिया है। तो भविष्य में कभी इसे 12 वोल्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 24 वोल्ट सेटअप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ जगह ऐसी रहती है जहाँ सोलर पैनल बड़े रहते हैं 24 वोल्ट वाले, और एक छोटा चार्ज कंट्रोलर जो चाइनीज़ आता है वो 12 और 24 दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर मुझे इसे 24 वोल्ट में चार्ज करना है 12 वोल्ट से, तो इसके लिए मुझे MPPT वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लगेगा। अगर MPPT नहीं लगाना तो इसे ही 12 वोल्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने 8 सेल वाला सेटअप किया था कैंपिंग के लिए। तो ये कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसका बैकअप देखा जाए तो ये पावरफुल LED ऑल नाइट दे देगा बैकअप, मतलब 150 वाट आवर का है। अगर 10 नॉर्मली 15 वाट का LED कैंपिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, तो वो 10 घंटे आराम से चल जाता है। और कार वाला जो इन्वर्टर सेटअप आता है वो भी चल जाता है इस पर बिना किसी प्रॉब्लम के। नॉर्मली अभी तक मुझे कभी डिस्चार्ज हुई नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मैंने यूज़ नहीं किया इसका। तो ये है बैटरी।